इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही प्रासंगिक है और कई मायनों में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। एकदम सही कह रही हैं आप। हमारे समाज में कानूनी मामलों को लेकर एक अजीब सा खौफ हमेशा से रहा है। आम धारणा यही है कि पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामलों में एक बार उलझ गए तो पीढ़ियां बीत जाती हैं। बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। दरअसल पुराने आईपीसी सिस्टम के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराना एक तरह से एक्सटॉर्शन या कह लें कि ब्लैकमेलिंग का एक बिजनेस मॉडल बन गया था। मतलब लोग जानबूझकर झूठे केस करते थे। हाँ, लोग अक्सर झूठे दहेज के मामले या धोखाधड़ी के केस सिर्फ इसलिए दर्ज कराते थे ताकि सामने वाले पर दबाव बनाकर पैसे ऐंठे जा सकें या कोई पुरानी रंजिश निकाली जा सके। क्योंकि उस वक्त झूठा केस करने में कोई खास जोखिम नहीं था, है ना? बिल्कुल, कोई रिस्क था ही नहीं। लेकिन आज के हमारे स्रोत जो नई तस्वीर पेश करते हैं वो इस लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। तो बीएनएस और बीएनएसएस ने एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाया है। जी, जहां एक तरफ असली पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज की गई है, वहीं दूसरी तरफ न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों के लिए खौफनाक नतीजे तय किए गए हैं। चलिए इस पूरे बदलाव को जड़ से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नजरिए की जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। पुरानी व्यवस्था और आज के नए बीएनएस 2023 में असल में बुनियादी फर्क क्या है? अगर हम पुरानी सोच को देखें तो किसी के खिलाफ झूठी सूचना देने को अक्सर एक मामूली बात या केवल एक नैतिक गलती मानकर फाइल बंद कर दी जाती थी। हाँ, ऐसा लगता था कि चलो किसी ने गुस्से में झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन नए कानून ने इस पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नए बीएनएस के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराने को अब सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसे हम क्राइम अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस कहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी सेक्शन का बदलाव नहीं है, ये कानून की पूरी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसे इस तरह से देखना चाहिए कि जब कोई इंसान पुलिस थाने जाकर किसी निर्दोष के खिलाफ कोई झूठी कहानी करता है तो वो केवल उस एक निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी खराब नहीं कर रहा होता, वो पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा होता है। सही कहा। वो दरअसल पूरी पुलिस फोर्स, जांच अधिकारियों और न्याय प्रणाली के उस कीमती समय और संसाधनों की चोरी कर रहा होता है। जरा सोचिए, जिस वक्त पुलिस एक मनगढ़ंत चोरी के मामले की फाइल तैयार कर रही है, उसी वक्त कोई असली पीड़ित, शायद कोई महिला या कोई बुजुर्ग, न्याय के लिए इंतजार कर रहा है। ये तो व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है और इसीलिए इसे अब इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। जी, यह बहुत ही सटीक बात है। ये सीधे तौर पर सिस्टम को हाईजैक करने जैसा है। चलिए अब इस पूरी व्यवस्था के पहले हिस्से पर आते हैं, जो कि थोड़ी राहत देने वाला है, डिफेंस या अपना रक्षा कवच, जो कि बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान को अचानक ये पता चलता है कि उसके खिलाफ रंजिश के चलते एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो कानून उसे कौन-कौन सी ढाल देता है। इस प्रेजेंटेशन में 3 मुख्य रक्षा तंत्रों का जिक्र है। जी, सबसे पहला और शायद सबसे जाना माना कदम है अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल। ये स्पष्ट है कि एफआईआर की भनक लगते ही पहला कदम सीधे कोर्ट की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस कस्टडी का जो एक मेंटल टॉर्चर होता है, ये उससे बचाता है। एक बार गिरफ्तारी का डर खत्म हो जाए तो बेगुनाही साबित करने के लिए आराम से कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। एकदम सही। और इसी से जुड़ता है एक और बहुत ही शानदार प्रावधान, जो कि नए बीएनएसएस का एक बड़ा बदलाव है। गिरफ्तारी पर रोक के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, जिसे नोटिस ऑफ अपीयरेंस कहा जाता है। पहले लोग इस बात से दहशत में रहते थे कि एफआईआर दर्ज होते ही आधी रात को पुलिस घर आकर हथकड़ी लगा देगी। हाँ, ये डर तो हमेशा रहता था। लेकिन अब जिन मामलों में सजा 7 साल से कम है, वहां पुलिस सीधे जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बीएनएसएस के तहत अब पुलिस के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वो पहले उस व्यक्ति को एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस जारी करे। मतलब पुलिस बाकायदा एक नोटिस देगी कि आपसे पूछताछ करनी है, आप थाने आइए। बिल्कुल, और अगर वो व्यक्ति उस नोटिस का सम्मान करता है और जांच में पूरा सहयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये पुलिस के मनमाने रवैये और अरेस्ट पावर के दुरुपयोग पर एक बहुत बड़ा ब्रेक है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। मैं यहाँ थोड़ी डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाती हूँ। जी, पूछिए। अगर किसी अपराधी को ये पता है कि 7 साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी और सिर्फ एक नोटिस देगी, तो क्या वो इस ढील का फायदा उठाकर सबूत नहीं मिटा देगा या गवाहों को नहीं डराएगा? इस लूप होल को कैसे मैनेज किया गया है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कानून बनाने वालों ने इसका पूरा ध्यान रखा है। ये नोटिस ऑफ अपीयरेंस कोई फ्री पास या ब्लैंक चेक नहीं है। मतलब इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। बिल्कुल, बहुत ही सख्त शर्तें जुड़ी होती हैं।
व्यक्ति को ये लिखित में देना होता है कि वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा और जब भी जांच अधिकारी बुलाएगा वो मौजूद रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो? अगर पुलिस को रत्ती भर भी शक होता है या वो व्यक्ति इन शर्तों को तोड़ता है तो पुलिस के पास ये पूरा अधिकार है कि वो मैजिस्ट्रेट को कारण बताकर उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर ले। तो ये एक सशर्त राहत है उन लोगों के लिए जो वास्तव में जांच में सहयोग करना चाहते हैं। ये सुनकर वाकई ऐसा लगता है कि व्यवस्था अब काफी तार्किक और बैलेंस्ड हो गई है। अब तीसरे रक्षा कवच की बात करते हैं। अगर एफआईआर पहली नजर में ही पूरी तरह से मनगढ़ंत लग रही है तो क्या सालों तक ट्रायल और कोर्ट के चक्कर काटने का इंतजार करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर बात आती है एफआईआर रद्द करने की, जिसे लीगल भाषा में क्वॉशिंग द एफआईआर कहा जाता है। हमारे नोट्स में हाई कोर्ट की अंतर्निहित या इनहेरेंट पावर्स का जिक्र है, लेकिन सवाल ये है कि ये पावर्स सिर्फ हाई कोर्ट के पास क्यों है? निचली अदालतें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इसे एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह समझना चाहिए। मान लीजिए कोई ट्रेन गलत पटरी पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। ट्रायल कोर्ट का काम है उस ट्रेन को स्टेशन दर स्टेशन चेक करना, लेकिन हाई कोर्ट के पास उस पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था का सुपरविजन होता है। ये उनकी स्पेशल पावर है कि अगर उन्हें लगे कि कोई केस न्याय का मजाक उड़ा रहा है तो वे तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींचकर उस केस को शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और इसी इमरजेंसी ब्रेक को इस्तेमाल करने के लिए हमारे श्रोत भजन लाल गाइडलाइंस का हवाला देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 मुख्य आधार बताए हैं। पहला है प्राइमा फेसी बेसलेस, यानी प्रथम दृष्टया बेबुनियाद। मतलब जज ने एफआईआर पढ़ी और पढ़ते ही समझ आ गया कि कहानी पूरी तरह से इलॉजिकल और झूठी है। बिल्कुल। दूसरा है दीवानी विवाद या सिविल डिस्प्यूट, जहां पैसों के किसी साधारण लेन देन को क्रिमिनल केस बना दिया गया हो। और तीसरा है मैलाफाइड इंटेंशन, यानी बदले की भावना, जहां यह साफ हो जाए कि केस सिर्फ सामने वाले को परेशान करने या बदला लेने के इरादे से किया गया है। इस दीवानी विवाद वाले पॉइंट को और गहराई से समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरी नज़र इस कहानी पर पड़ी जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, वो 2 दोस्तों वाली कहानी। बिल्कुल। कहानी 2 दोस्तों की है जो बिजनेस पार्टनर भी हैं। मान लीजिए एक सप्लायर है और दूसरा बायर है। उनके बीच कुछ लाखों रुपए का बिजनेस डील होता है। किसी बात पर माल की डिलीवरी या पेमेंट को लेकर अनबन हो जाती है। अब कायदे से ये एक सिविल मामला है, कॉन्ट्रैक्ट का विवाद है जिसे बातचीत या सिविल कोर्ट के जरिए सुलझाना चाहिए। सही बात है। लेकिन एक दोस्त अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या पैसे जल्दी निकलवाने के दबाव में दूसरे पर पैसे चुराने या धोखाधड़ी की झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है। रातों रात एक बिजनेस डील एक क्रिमिनल केस बन जाता है। जी हाँ, और ये केस स्टडी हमें कानून के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाती है। जब हम झूठे आरोपों की बात करते हैं तो इरादा बनाम गलती का कंसेप्ट समझना बेहद जरूरी है, जिसे मेंजरिया कहते हैं। बिल्कुल। लीगल टर्म्स में इसे मेंजरिया यानी गलत इरादे का सिद्धांत कहते हैं। इसको एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बारिश के मौसम में किसी कैफे में जाता है। बाहर निकलते वक्त वो गलती से किसी और का छाता उठा लेता है क्योंकि वो बिल्कुल उसके अपने छाते जैसा दिखता था। ये तो एक जेन्युइन गलती है। हाँ, ये एक गलती है, इसके लिए उसे चोर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वो व्यक्ति जानबूझकर देखता है कि किसी का बहुत महंगा छाता रखा है और वो चुपके से उसे चुरा कर ले जाता है तो ये अपराध है। तो कानून ये मानता है कि हर गलत सूचना अपराध नहीं होती। बिल्कुल। हो सकता है बिजनेस पार्टनर को सच में कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि एफआईआर करने वाले को स्पष्ट रूप से पता था कि वो जो कह रहा है वो झूठ है और उसने जानबूझकर दबाव बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, तभी उस पर पलटवार वाले कानून लागू होते हैं। यह मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। अब तक तो हमने ये बात की कि खुद को बचाना कैसे है, लेकिन अगर किसी ने उस महंगे छाते की तरह जानबूझकर गलत इरादे से झूठी एफआईआर की है तो नया कानून चुप नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं। ये निर्दोष इंसान के हाथ में एक ऐसी तलवार थमाता है जिससे वो झूठा आरोप लगाने वाले को अदालत के कटघरे में ला सकता है। चलिए इस पलटवार की रणनीति पर बात करते हैं। अगर हम पहला हथियार देखें तो वो है बीएनएस की धारा 217। जी, सेक्शन 217। इस धारा का सीधा सा मतलब है किसी पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक जैसे कि पुलिस अधिकारी को जानबूझकर झूठी सूचना देना। अगर ये साबित हो जाए कि सूचना झूठी थी, देने वाले को ये पता था और उसका इरादा किसी को फंसाने का था, तो उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। बिल्कुल। धारा 217 एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, लेकिन दूसरा हथियार इससे भी कहीं ज्यादा धारदार और खतरनाक है, जिसे झूठा आपराधिक आरोप या फॉल्स क्रिमिनल चार्ज कहते हैं।
ये कैसे काम करता है? हमें एक बात बहुत बारीकी से समझनी होगी। किसी पुलिस वाले को रास्ते में रोककर गलत जानकारी देना एक बात है, लेकिन बाकायदा थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाकर एक पूरी आपराधिक कार्रवाई शुरू करवा देना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ये तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ का एक्सट्रीम लेवल हो गया। बिल्कुल। और इसमें सजा का प्रावधान बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। सजा इस बात पर निर्भर करेगी कि जो झूठा आरोप लगाया गया था वो कितना संगीन था। अच्छा, मतलब आरोप के हिसाब से सजा तय होगी। जी। अगर किसी पर हत्या के प्रयास जैसा कोई ऐसा झूठा आरोप लगाया गया है जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती थी, तो अदालत वैसी झूठी एफआईआर करने वाले व्यक्ति को बहुत ही कड़ी और लंबी सजा देगी। बाप रे। जो लोग आदतन झूठे मुकदमों का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा खौफ है। ये सच में एक बहुत बड़ा डिटोरेंट है। और इन सब के अलावा एक तीसरा हथियार भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, मानहानि और हर्जाना, जिसे हम डेफेमेशन और कॉम्पेंसेशन कहते हैं। हाँ, जब किसी पर झूठा मुकदमा होता है तो सिर्फ कोर्ट कचहरी में समय ही बर्बाद नहीं होता, उस इंसान का समाज में, अपने परिवार और दोस्तों के बीच जो सम्मान होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। बिल्कुल, एक दाग लग जाता है। इस खोई हुई इज्जत के लिए क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हर्जाने के लिए एक सिविल सूट भी दायर किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक झूठे केस से लड़ने के लिए इंसान ने जो भारी भरकम वकील की फीस दी है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में जो उसके बिजनेस का नुकसान हुआ है और जो भयंकर मानसिक प्रताड़ना उसने झेली है, इन सब का कैलकुलेशन करके वो अदालत से आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। और जिसने झूठा केस किया है उसे पाई पाई चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक व्यापक नजरिए से देखें तो यह साफ होता है कि बीएनएस और बीएनएसएस कोई हवा में बनाए गए नियम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जी। और हमारे नोट्स इस इकोसिस्टम को एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 चरणीय एक्शन प्लान में समेटते हैं। मान लीजिए किसी के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ ही जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम, पैनिक न करें। शांत रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि कानून अब एक निर्दोष व्यक्ति के पूरी तरह से साथ है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम, बिना डरे नोटिस की मांग करें। अगर मामला 7 साल से कम सजा का है तो सीधे गिरफ्तारी से डरने के बजाय पुलिस से नोटिस ऑफ अपीयरेंस मांगा जाना चाहिए। तो अगर ये शुरुआती कदम है, तो अगला विकल्प क्या बचता है? तीसरा कदम है अग्रिम जमानत। बिल्कुल, बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत एक काबिल वकील से मिलकर कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करना चाहिए, ताकि गिरफ्तारी का कोई भी अंदेशा जड़ से खत्म हो जाए। सही। और फिर आता है चौथा कदम, हाई कोर्ट में याचिका। जी, अगर आरोप पूरी तरह से झूठे हैं तो ठोस सबूतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यहाँ सबूत गेम बदल देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स या कोई भी दस्तावेज। हाँ, जो ये साबित करे कि ये मामला सिर्फ एक दीवानी विवाद है या मनगढ़ंत है। इन्हीं सबूतों के आधार पर एफआईआर को क्वाश कराने की कोशिश करनी चाहिए। पर अंत में पांचवां और सबसे अहम कदम है पलटवार। एक बार जब कोर्ट से ये मोहर लग जाए कि व्यक्ति निर्दोष है और एफआईआर पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण थी, तो मामला वहीं छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। बीएनएस की धारा 217 का इस्तेमाल करना चाहिए, आपराधिक मानहानि का केस करना चाहिए और हर्जाने का सिविल सूट ठोकना चाहिए। इन हथियारों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को कानूनी सबक सिखाना चाहिए जिसने न्याय प्रणाली का मजाक बनाने की जरूरत की। ये 5 कदम न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बचाते हैं, बल्कि पूरे समाज में एक बहुत कड़ा संदेश भेजते हैं कि अब कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 5 कदम वाकई एक फुल प्रूफ रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। जब हम इन सभी स्रोतों के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो एक बात जो बार बार उभर कर आती है, वो है न्याय प्रणाली की अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ जस्टिस। हाँ, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी, झूठे मुकदमों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो असली पीड़ितों के हक मार लेते हैं। अदालतों का और पुलिस का वो समय जो किसी पीड़ित को न्याय दिलाने में लगना चाहिए था, वो उन फाइलों में दब जाता है जिनका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। सही कहा। इसीलिए कानून के इस दुरुपयोग को रोकना केवल उस एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है जिस पर झूठा आरोप लगा है, बल्कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है।